हमारी पूरी की पूरी कोशिश है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरी लगी हुई है कि आज भारत को जोड़ना है, इंडिया को जिताना है। ये है हमारा लक्ष्य आज, और उस हिसाब से हम हमारी पार्टी और बाकी सभी सेकुलर लोगों को, सभी सेकुलर पार्टीज को, लोगों को जो है अपील कर रहे हैं। तो संक्षिप्त में ये है मेरी बात। सवाल है जो अगर है आपके पास तो। जैसे ही चुनाव आते हैं तो चुनाव जैसे ही आते हैं तो अर्बन नेशनलिज्म का एक वर्ड कॉइन किया जाता है और कहा जाता है कि कांग्रेस, ठीक है सुनाइए, और अभी जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि अर्बन नेशनलिज्म कांग्रेस को खींच रहा है, कांग्रेस खींच रहा है अर्बन नेशनलिज्म। तो आपको किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? ये क्या ये वास्तविकता में ये है कुछ, मतलब अर्बन नेशनलिज्म वास्तविकता में है, और क्या वो अर्बन नेशनलिज्म कांग्रेस को खींच रही है? ये जो प्राइम मिनिस्टर का परसों का स्टेटमेंट था, उसको आप किस तरह से देखते हैं? भाई ये सब जो ये अर्बन नक्सल कौन है, ये सवाल पूछा गया था पार्लियामेंट में। गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब क्या आया पार्लियामेंट में, लिखित रूप में मंत्री ने कहा इस तरीके का टर्म भारत सरकार के पास नहीं है, कोई अर्बन नक्सलिज्म नक्सलाइट नहीं है। ये मोदी साहब की सरकार भूल गई थी। तो ये नारेबाजी जुमलेबाजी के अलावा क्या है बताइए इस तरीके की बात। अगर अर्बन नक्सलिज्म कुछ होता तो बता देना पार्लियामेंट में सरकार है, यदि ऐसा कोई टर्म नहीं है। विपक्ष के दलों का जो एग्रेशन दिखना चाहिए मोदी के खिलाफ, क्या दिखना चाहिए? एग्रेशन दिखना चाहिए मोदी के खिलाफ, तो वामपंथी दलों का नहीं दिख रहा है एज कम्पेयर टू कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी काफी खिलाफ में बोलते हैं मोदी को, मोदी के खिलाफ, मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं, लेकिन वामपंथी दल के नेता उतना दिख नहीं रहे। अब हमारे ऊपर शिकायत यही, हम ही ज्यादा बोलते हैं, तो हम मोदी साहब के खिलाफ और सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ शिकायत तो हम पे उल्टा है, बोलते हैं हम ही ज्यादा उनके खिलाफ। लेकिन इसके अंदर कोई कम और ज्यादा की बात, वो है नेता जिसके बारे में थोड़ी बहुत जगह आपको देने के लिए कहा गया तो आपके मालिक लोग दे रहे हैं और हमारे बारे में कहा जाता है कि इनको जगह ही मत दो तो आप देते नहीं हो, और फिर सवाल ऐसे पूछते हो कि आप एग्रेसिव नहीं हो। अगर इक्वल प्लेइंग फील्ड दो तो तब देखोगे हमारी आवाज सबसे बुलंद है। हम जो पहले बोलते हैं राहुल गांधी बाद में बोलते हैं, पहले सीपीएम बोलती है, लेफ्ट बोलती है, बाद में बाकी पार्टी के लोग बोलते हैं। नहीं, एग्रेशन बताने के लिए मीडिया की कोई जरूरत नहीं। किसान आंदोलन चला तो वहाँ मीडिया की क्या जरूरत है, लेकिन किसान आंदोलन तो चला ही। यही ना, आप मीडिया का क्यों इंतजार कर रहे हैं? मीडिया का नहीं, आप तक जानकारी कैसे पहुंची? किसान आंदोलन के लिए जाति जनगणना जरूरी है। हम चाहते हैं कि एक कास्ट सेंसस हो। हमने सरकार को भी लिखा, हमारे एमपी भी उठाए, कई सारे पार्टीज के एमपी उठाए, कास्ट सेंसस करवाओ, उसके आधार पर तय करेंगे क्या है असलियत तो मालूम करें पहले आप। 1931 में लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था, 100 साल होने को आ रहे, उसके बाद कोई कास्ट सेंसस हुआ नहीं। अब यह कास्ट सेंसस करवाइए आप, और यही मांग है कई सारी पार्टियों का। अब वो नहीं मान रहे क्योंकि वो नहीं चाहते। अगर आपको मनोवाद के आधार पर समाज को चलाना है तो कास्ट सेंसस करवाना तो मुश्किल होगी ना आपकी सिद्धांत और विचारधारा के लिए। ये पूरा का पूरा हमारी समाज को चलाना चाहते हैं वो मनोवाद के उसूलों के आधार पर, तब कास्ट सेंसस करवाने में झिझक रहे हो। लेकिन हमारे देश के लोगों की तरक्की के लिए अगर चाहिए तो वो कास्ट सेंसस करना जरूरी है। हमारी पार्टी चाहती है कि कास्ट सेंसस हो। ठीक है, तकरीबन आधे हमारे देश के नौजवान बेरोजगार हैं, 48%, ये आंकड़े लगाए गए।
और मनरेगा के लिए जो भी पैसे का जो एलोकेशन दिया है वो पैसा भी पहुंच नहीं रहा स्टेज तक। जो काम कर चुके हैं उनको भी अपनी वेतन नहीं मिल रही। तो ग्रामीण मनरेगा को तो खत्म कर लो आप। शहरों में आप रोजगार गारंटी का स्कीम लाने का जो वादा था उसको लागू नहीं कर रहे हो आप। तो नौजवान अपना जो है देश का भटक रहा है। दूसरी ओर से महंगाई ये तो बढ़ती जा रही है। अब ये और अपने आर्थिक उत्पादन आप कहते हैं दुनिया के तीसरे बड़े जीडीपी ग्रोथ में हम रहेंगे। अभी G20 का जो समिट हुआ था उसमें बताया कि हमारी तीसरा पोजीशन होगा दुनिया में जीडीपी में। लेकिन पर कैपिटा जीडीपी यानी हर व्यक्ति को जो जीडीपी का हिस्सा जो मिलता है उस आंकड़े से देखे तो ये 20 देशों में सबसे नीचे भारत, सबसे नीचे। दुनिया के अंदर पर कैपिटा जीडीपी में हमारा संख्या है 142, 180 देशों में 142 में। अब कह रहे हो तरक्की हो रही तो किसकी हो रही है? अमीरों की हो रही है, उनके मित्रों की हो रही है। और जो बड़े बड़े उद्योगपति हमारे प्रधानमंत्री के मित्र हैं 142 पोजीशन। हाँ, अपने बड़े बड़े जो मित्र है मतलब पूंजीपति उनकी तरक्की हो रही है जरूर। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ऐसी हालत में इस सरकार के आर्थिक नीतियों को बदलने की जरूरत है। मोदी साहब के 10 साल का अगर आर्थिक आंकड़ा निकालना चाहते हो तो 2 भारत का निर्माण होगा। एक है आर्थिक पैमाने पर, एक है चमकता भारत उनके मित्रों के लिए, अमीरों के लिए, और दूसरा है बहुमत देशवासियों के लिए एक तरसता भारत। तो ये है असली 2 भारत, चमकता एक तरसता। अब इन दोनों भारतों के बीच में ये मुकाबला अब आने वाले चुनाव में यही होगा कि जनहित में नीतियों को लागू करें। हमारे संविधान की रक्षा के लिए हम जो है कदम उठाए। इस संविधान को बचाना है। संविधान जो अधिकार देता है हमारे नागरिकों को, उन अधिकारों की रक्षा करनी है। और ये चारों मुख्य स्तंभ, जो मूल स्तंभ, बुनियादी स्तंभ जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, इनको बचाने की जरूरत है। इसलिए सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां इकट्ठा होकर ये इंडिया के ग्रुप में शामिल हुए हैं, आए हैं। एक ही मकसद है कि आज के दिन भारत को बचाना है ताकि आने वाले दिन एक बेहतर भारत को बनाना। में हराने के लिए भाजपा को महाराष्ट्र के अंदर हम चाहते हैं कि, और यही रणनीति लगाई है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है उसको और विस्तार करें और मजबूत करें। और उसी के लिए बातचीतें चल रही है, चर्चा हो रही है। और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के अंदर जो सीट शेयरिंग का जो अरेंजमेंट होगा वो पूरा सिलसिला फाइनल होगा। इंडिया के अंदर जो तय हुआ ये है 3 मुख्य बातें। एक कि अभी ये दशहरा के बाद से, दिवाली से पहले से शुरू करेंगे हमारी जन अभियान, यानी अलग अलग जगहों पर पब्लिक मीटिंगें होगी अलग अलग इश्यूज को हाईलाइट करते हुए। और उसके बाद दिल्ली के अंदर जो उसकी इस सिलसिले का आखिरी होगा, वहाँ पर क्या है ये जो 5-6 मुख्य बातें जो हम जनता के लिए हम उनको प्रॉमिस कर रहे हैं, जैसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जैसे पुराना स्पेशल की, जैसे सब्सिडाइज राइस और फूड ड्रिंक जो बंद कर दिया मोदी साहब ने इस साल में, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूँ और 1 रुपए किलो दाल जो मिलता था, अब उसको शुरुआत करेंगे। और इस तरीके से अपने मजदूर के, किसान के, मतलब इन सवालों पे 5-6 मुख्य बातें वो घोषणा होंगी। उसके बाद आएंगे ये 5 प्रदेश के चुनाव, और उसके बाद से मतलब जो पूरी की पूरी अभियान पूरे देश भर में वो फैलेगा। लेकिन इस दौरान हर राज्य में, राज्य स्तर पर
ये चर्चाएं चलेगी घटक पार्टियों के बीच में कि किस तरीके से सीटों का तालमेल हो। और हर राज्य की परिस्थिति अलग है, अलग अलग परिस्थितियां हैं, और उन परिस्थितियों के आधार पर, ठोस परिस्थितियों के आधार पर ये सीट शेयरिंग का सवाल की बात ऊपर चर्चाएं होगी। देश में और भी सेकुलर फोर्सेस है, लेकिन इंडिया के साथ में जुड़ना है। कौन? सेकुलर फोर्सेस अभी भी है बाकी, जो इंडिया आघाड़ी के साथ में नहीं आए। कल ही हम एक मीटिंग करके आ रहे हैं, 55 पार्टियां थे जो अभी इंडिया के अंदर जो शामिल हैं, और उसी के साथ साथ आपके पीपल्स मूवमेंट भी थी, उसी के साथ साथ आपके ये बड़े बड़े मतलब ये पीपल्स अभियान जो कहते हो आपके NGO से, ये या जो भी पीपल्स मूवमेंट्स है, जैसे योगेंद्र यादव है या बाकी NAPM है, नर्मदा जॉय, ये लोग सब कल ही तो एक कन्वेंशन, बड़ा कन्वेंशन हुआ था जिसके अंदर मैं शामिल होकर आ रहा हूँ यहाँ पे। प्रकाश आंबेडकर जी आपके साथ में आ रहे थे? हम दो तय गए भाई, पिछले बार भी तो कहा था तो वो आएगी, लेकिन पिछले बार कोई और रास्ता लिया उन्होंने। उनका कहना है कि इंडिया मुझे पूछ नहीं रही। तैयार है क्या? अब इंडिया जो लोग तैयार है उनको पूछेगी ना। आपकी तरफ से आमंत्रण दिया गया है? हमने कहा जो भी तैयार है, आज देश को बचाना है, इस देश को बचाने के लिए जो भी तैयार है वो स्वागत है। उन्होंने 2 से 3 बार उन्हें प्रस्ताव भेजे थे। किसको? कांग्रेस को। इंडिया आघाड़ी को। कौन है क्या सर? कौन है भाई? स्टेट की जो कांग्रेस और एनसीपी है, उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था जो हम देख रहे हैं आज, इसको पूरा का पूरा जो मुख्य 4 स्तंभ है हमारे संविधान का, धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, आर्थिक आत्मसंप्रभुता, सामाजिक न्याय और संघवाद, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में संवाद, ये चारों जो बुनियादी स्तंभ है, इन चारों स्तंभों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला आज चल रहा है। आज ये जरूरी है कि देश की जो चरित्र है, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत, जो हमारा संविधान कहता है, आज उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। हाल ही में हम देखिए ये स्पेशल सेशन पार्लियामेंट में जिस तरीके से नफरत और गाली गलौज की बातचीतें वहां पे पार्लियामेंट के अंदर हुई, लोकसभा में एक भाजपा के MP ने किस तरीके से एक चुने हुए एक अल्पसंख्यक MP दानिश के ऊपर किस तरीके से गलत और गलीज इल्जाम लगाया। अब ये अगर पार्लियामेंट तक पहुंच जाती है ये नफरत की वातावरण, तो इस तरह की ये घटनाएं जो हुई है 3 दिन पहले दिल्ली में, एक नौजवान को वो भूख लग रहा था तो एक मंदिर के सामने वो पूजा पंडाल था या वो गणेश जी का वो पंडाल था, वहां से एक केला जो है वो पड़ा हुआ था तो वो उठा लिया, उसको लैंप पोस्ट से बांध के मार मार के उसकी जान ली, और वो अल्पसंख्यक था। तो ये नफरत और जहरीला नफरत और ये हिंसा की जो वातावरण जो देश के अंदर जो फैलाया जा रहा है, अपनी एक बहुत ही गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स जो हो रहा है, हिंदुत्व सांप्रदायिक वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस तरीके की वातावरण नफरत का पैदा करे तो देश की लोगों के बीच में एकता अखंडता को बरकरार नहीं रख सकते। तो इस तरीके के हमले की लिस्ट तो बढ़ते जा रही है सब जगह पे, लेकिन साथ ही साथ इसके बारे में कोई कदम उठाते नहीं। आज तक जो MP ने इस तरीके से गाली गलौज किया पार्लियामेंट में, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन विपक्ष के पार्लियामेंट के मेंबर कुछ बोलते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है फौरन। तो इस तरीके से दोहरा मापदंड जो चल रहा है, ये स्पष्ट रूप है सरकार, व्यवस्था, ये सब जो है आज इस नफरत की वातावरण को और पोषण कर रही है ताकि इसके अंदर चुनावी फायदे जो है उनको मिल सके। ये हम समझते हैं कि बहुत खतरनाक खेल हो रहा है देश में, जिससे हमारी संवैधानिक व्यवस्था को बचाना होगा।
अब ये नहीं, अब आई आपके महिला आरक्षण की बिल। 2014 के चुनावी अभियान में मोदी साहब ने कहा था कि पहला कानून हम बनाएंगे, चुनकर अगर आएंगे तो वो है महिला आरक्षण। अब वो आया 10 साल बाद, जब उनका ये तीसरा चुनाव है, वो जो उनके नेतृत्व में जो लड़ी जाएगी उसके अभियान से पहले। और आया भी तो कौन सा कानून? वो कानून नहीं जो हम लोगों ने पास किया था राज्यसभा में। हमने पास किया था उसको 2008 में आई थी, 2010 में या 2006 में आई थी, 2008 में, मतलब जो पास किया था हम जब हम सदस्य थे। लेकिन वो बिल नहीं लाए हैं। अब लाए हैं बिल ये कहते हुए कि अगली जनगणना के बाद, सेंसस के बाद जब डिलिमिटेशन होगा, उस डिलिमिटेशन के बाद ये आरक्षण लागू होगी। अब 2021 की जनगणना तो हुई नहीं, अभी बंद पड़ी है। चुनाव से पहले अब होने वाला नहीं है। अब होगा भी तो चुनाव के बाद ही होगा, 2025 के रफ्तार से। जनगणना के बाद डिलिमिटेशन के काम में कम से कम 5 साल लगते हैं, और 5 साल का मतलब 2030, यानी 2029 की चुनाव में भी महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। अगर होगा तो 2034 चुनाव में, यानी 10 साल बाद। अब लोगों को आप जो है गुमराह कर रहे हो इस तरीके से कि आपने महिला आरक्षण लिया है, लेकिन वास्तविकता में ये भी एक और जुमला के रूप में